हेलो बच्चों, आज हम लोग पिछले क्लास में जहाँ से छोड़े थे वहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछला क्लास था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही, जिसमें हम लोगों ने दर्पण के प्रकार तक को समझा था कि दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के कितने प्रकार हैं। थोड़ा सा उसको रिवाइंड करें तो दर्पण किसे कहते हैं, तो एक ऐसा शीशा का टुकड़ा जिसका कोई एक भाग रचित हो, वो दर्पण हो गया। अगर प्लेन उसका परावर्तक सतह हो गया तो उसको प्लेन। जैसे कि दर्पण के प्रकार मैंने बताया था आपको कि दर्पण के मूलतः 3 प्रकार हैं। पहला के प्लेन मिरर, फिर उसको बताया था स्फेरिकल मिरर, फिर उसके बाद जो है पाराबोलिक। ये पिछले क्लास में बताया गया था। प्लेन मिरर का अर्थ हो गया समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। स्फेरिकल मिरर का अर्थ हो गया कि कोई भी गोला का हिस्सा हो। स्फेरिकल मिरर 2, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और पाराबोलिक का अर्थ हो गया कि एक ऐसा दर्पण जिसका जो है परावर्तक सतह एक वक्र हो। जबकि स्फेरिकल मिरर में 2 हो गया। एक हो गया कॉनकेव जिसका बाहरी भाग रजतित हो या परावर्तक सतह धंसा हुआ। कॉन्वेक्स हो गया जिसका आंतरिक भाग रजतित अर्थात पेंट हो और परावर्तक सतह उभरा हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने दर्पण को देखा था कि दर्पण 3 प्रकार का, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पाराबोलिक। प्लेन हो गया जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो। स्फेरिकल हो गया 2 प्रकार का, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव में क्या होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या होगा कि जिसका बाहरी भाग रचित हो, यानी वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रचित हो और परावर्तक सतह धंसा हुआ। कॉन्वेक्स का क्या होगा, आंतरिक भाग रचित हो और उसका बाहरी जो है भाग या परावर्तक सतह उभरा हुआ। पाराबोलिक में हो गया कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो, कर्व हो, यानी वक्र हो। तो इस तरह से हम लोगों ने दर्पण को देखा। अब दर्पण में कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है। वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। आज मैं बताऊंगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। दर्पण कोई भी हो लेकिन वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो ये हो गया अवतल दर्पण। और ये सपोज ये गोले का एक हिस्सा है, तो अवतल दर्पण हुआ। तो इसका जो केंद्र होगा वही कहलाएगा वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रश्न अगर पूछ दे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो कहेंगे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बहुत ईजी हो गया कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सपोज अवतल के जगह अगर उत्तल दर्पण होता है तो ये उत्तल दर्पण हो गया जिसका आंतरिक भाग रचित हो। तो ये इस तरह के किसी गोले का हिस्सा होगा, तो इसके केंद्र को भी क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। तो फिर से एक बार, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। अब आता है बारी ध्रुव का। ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। जहाँ गोलीय दर्पण है ये, तो ये जो वक्र है इसके मध्य भाग को क्या कहेंगे, ध्रुव। ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P फॉर पोल, पोल मतलब ध्रुव। अब आते हैं मुख्य अक्ष, मेन या प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, या ध्रुव के से जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, यानी मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। बात कर रहे हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक हो गया, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये जो दर्पण की चौड़ाई हो गई इसी को क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात करते हैं मुख्य फोकस, मेन फोकल क्या है। मुख्य फोकस ये हो गया कि ये जो दर्पण है इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है और वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण, ध्यान से सुनेंगे, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष यानी सीपी, मुख्य अक्ष सीपी के समानांतर आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण दर्पण के सतह से टकराकर जब परावर्तित होती है तो ये परावर्तित किरण दर्पण के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस तरह से मुख्य फोकस हो गया। 7वां नंबर देखते हैं, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। तो दर्पण से मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। फिर से, दर्पण से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फिर फोकल लेंथ कहते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ या मुख्य फोकस कहते हैं। अब बात करते हैं फोकस दूरी के बाद वस्तु की दूरी। दर्पण के सामने वस्तु जहाँ भी रखी हो, या अनंत पर हो या वक्रता केंद्र पर हो या वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो या मुख्य फोकस पर हो या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, जहाँ भी वस्तु होगी वहाँ से दर्पण के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। तो वस्तु की दूरी का क्या हो जाएगा? वस्तु दर्पण के मुख्य अक्ष पर जहाँ भी स्थित होती है उससे दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी ये हुआ कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर जब आपतित किरण और अपवर्तित किरण के कटान से फोकस इमेज बनता है यानी प्रतिबिंब बनती है, तो उस प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। फिर से बढ़ते हैं, प्रतिबिंब जहाँ बनती है तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और ये प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो पिछले क्लास में मैंने बताया था वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए कि प्रतिबिंब जब कोई दर्पण किसी वस्तु से किरण आपतित होकर परावर्तित होकर मुख्य फोकस और अपवर्तित होकर के मुख्य फोकस जहाँ पर आपस में कटती है आपतित और परावर्तित किरणें, तो उससे जो है इमेज का निर्माण होता है। अगर वास्तविक कटान होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब और अगर काल्पनिक कटान से बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य फोकस, दर्पण का द्वारक, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। एक बार फिर से जल्दी से देख ले, थोड़ा सा तेज़ी से। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। नंबर दूसरा, ध्रुव किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? तो दर्पण के केंद्र से होकर जाने वाली ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस कहते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर बात करते हैं मुख्य अक्ष का। मुख्य अक्ष हो गया
सॉरी मुख्य फोकस हो गया गोलीय दर्पण किसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण जब दर्पण से टकराकर परावर्तित होती है तो यह परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी दर्पण और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वस्तु की दूरी दर्पण और वस्तु की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि जो दर्पण है उसके मेन पॉइंट सब क्या क्या हैं और इसी के आधार पर आज मैं एक प्रश्न आप लोगों के लिए लाया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह है कि F बराबर R/2 को प्रमाणित कैसे करेंगे और वो भी अवतल दर्पण में, अर्थात अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को प्रमाणित करें। जैसे क्वेश्चन ये हो जाएगा अवतल, ये उत्तल में भी मैं बताऊंगा, आज अवतल बता रहा हूँ। अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को प्रमाणित करें, प्रमाणित करें। अथवा इसी के लिए क्वेश्चन एक और बन जाता है कि अवतल दर्पण में R बराबर 2F को प्रमाणित। तो हम लोगों ने देखा कि आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि इस 3 प्रश्न का अर्थ एक ही होता है, लिखने का तरीका अलग है लेकिन इसका आंसर एक ही होगा। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न है अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को प्रमाणित करें अथवा अवतल दर्पण में R बराबर 2F को प्रमाणित करें अथवा अवतल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। तो हम लोग देखते हैं इसको। प्रश्न आप लोगों ने देख लिया होगा। अब है ये एक अवतल दर्पण है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, ये आपतित किरण, ये आ गया आपतित किरण और ये दर्पण से परावर्तित होकर के ये मुख्य फोकस, ये M डैश एक अवतल दर्पण, ये A B और ये C, ये हो गया अभिलंब। तो एक बार फिर से देखते हैं इसका। अगर हम लोग लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आंसर में लिखेंगे कि M डैश एक अवतल दर्पण है, M डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष CP के समानांतर AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के सतह B से टकराकर मुख्य फोकस F की ओर परावर्तित होती है। CB अभिलंब है, CB अभिलंब है। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या है। M डैश एक अवतल दर्पण है। बहुत इजी है, इस चित्र को सिर्फ हम लोग अगर समझ ले तो ये याद करने की चीज़ नहीं बल्कि समझ करके लिखने की चीज़ है। क्या है?
एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष CP के समानांतर AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के सतह B से टकराकर मुख्य फोकस F से की ओर परावर्तित होती है। CB अभिलंब है। इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, यानी कोण I कोण R। अब चूंकि ये समानांतर है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होगा, तो ये भी क्या हो गया, कोण I। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक क्या बन गया, त्रिभुज। तो देखते हैं। सबसे पहले चूंकि AB आपतित किरण है तथा BF परावर्तित किरण है, इसीलिए परावर्तन के परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। मतलब एंगल ABC बराबर एंगल CBF, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, कोण I बराबर कोण R। एकदम ध्यान से समझना है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, इसलिए कोण ABC बराबर CBF। और इसका रेफरेंस कहाँ से आया कि कोण I बराबर R। कोण I का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और कोण R का मतलब हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं, चूँकि AB समानांतर CP, इसीलिए एंगल ABC बराबर एंगल BCF। ये रेफरेंस क्या है, अंतः एकांतर कोण। मतलब अंतः एकांतर कोण क्या होता है कि जब कोई दो समांतर रेखा को कोई त्रियक छेदी रेखा काटती है तो उसके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। जैसे ये और ये दो समांतर रेखा है, इसके अगर कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटेगा तो अंतः एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर। तो इस तरह से ये क्या हो गया समीकरण, ये इसको 1 मान लें, समीकरण इसको 2 मान लें। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं साइड में, चूँकि यहाँ जगह नहीं है, तो कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। कैसे, तो समीकरण 1 क्या है, ABC बराबर CBF, ABC बराबर BCF। तो ये दोनों अगर LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो CBF बराबर एंगल BCF। अब आते हैं त्रिभुज BCF में, यदि या CBF बराबर BCF, तो इसीलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज बना। अर्थात इसके दो भुजा बराबर होंगे, तो BF बराबर CF, तो क्या हो जाएगा BF बराबर CF। क्यों होगा, जब कोई भी किसी त्रिभुज के कोई दो कोण अगर बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो चूंकि दो कोण आपस में बराबर हो गए, इसलिए उनकी भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो BF बराबर किसका हो गया, CF का। अब यदि B P के बहुत निकट हो, मतलब इतना निकट हो कि BF बराबर PF, यानी BF और PF में कोई दूरी नहीं, इसीलिए फिर क्या हो जाएगा PF बराबर CF, यानी ये और ये क्या हो गया, भुजा बराबर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं PF बराबर PC/2। जैसे सपोज करें PF जो है और CF चूँकि बराबर हो गया, तो अगर सपोज करें ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं ना 4 को कि 8 सेंटीमीटर/2, तो वही हो गया PC/ क्या हो गया 2। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उससे यहाँ आ जाते हैं। चिन्ह परिपाटी
चिन्ह परिपाटी से, इसको मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ ताकि एक बार फिर से मुझे समझाने का मौका मिले। तो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या आता है कि PF बराबर फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो ये क्या हुआ -F। अब माइनस क्यों हुआ ये भी मैं बता रहा हूँ, पहले लिख लेता हूँ। PC बराबर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बराबर -R, तो इसीलिए PF बराबर PC/2, यानी PF की जगह -F और PC की जगह -R, तो ये कट गया। तो एक सिद्ध हो गया कि F बराबर R/2 और या फिर R बराबर 2F, तो ये दोनों सिद्ध हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि माइनस में क्यों गया ये, तो पहले देखते हैं। PF, F क्या है फोकस, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, F से। PC वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, R से। अब रहा माइनस का क्यों, इसको समझते थोड़ा सा। जैसे ये अवतल दर्पण है और ये इसका ध्रुव है, तो यहाँ से इस तरह से एक क्वाड्रेंट बना, तो क्वाड्रेंट में जब हम लोग मुख्य यानी ध्रुव से जब बाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक चार्ज, और जब दाईं ओर बढ़ेंगे तो धनात्मक। इसीलिए क्या होता है ये कि इधर जाने पर दर्पण के सामने अगर कोई भी चीज़ है तो ऋणात्मक, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। हम लोग न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि इधर जाने पर क्या होगा माइनस, इधर आने पर फिर प्लस, ऊपर कोई वस्तु रहेगी तो प्लस, नीचे फिर आएगी तो माइनस। तो इसको हम लोग और भी आगे वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल फोकस दूरी F माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है क्वाड्रेंट के कारण, फिर R भी उसी तरफ से है, तो इसीलिए ये दोनों क्या हो गया माइनस में, माइनस माइनस कट गया बराबर R/2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को प्रमाणित किस प्रकार किया जा सकता है, और बहुत ही सरल है, बल्कि एक आपको 5-7 मिनट के क्लास में ये क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये अवतल दर्पण है, ये उसके सामने मुख्य अक्ष है, ये आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, दर्पण के सतह B से टकरा करके मुख्य फोकस से गुजरती है, और ये CB अभिलंब है, जिसको मैंने लिखा भी है कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष CP के समानांतर AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के सतह B से टकराकर मुख्य अक्ष F की ओर परावर्तित होती है। CB अभिलंब है, चूँकि AB आपतित किरण है तथा BF परावर्तित किरण है, तो इसीलिए परावर्तन के नियम से क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण ABC बराबर कोण CBF। तो यहाँ पर रेफरेंस भी लिखा है कोण I बराबर कोण R, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। अब अगला है कि AB समानांतर CB, तो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा अगर काटती है तो उसके अंतर एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये समांतर है, उसको तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो इसीलिए अंतर एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर। तो ABC बराबर कोण BCF। अब चूँकि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो समीकरण 1 बराबर 2, इसीलिए क्या हो जाएगा CBF बराबर BCF। अब त्रिभुज BCF में यही मेन है कि ये कोण और ये कोण चूँकि बराबर हो गया तो इसीलिए क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, अर्थात BF बराबर किसका हो गया, CF का। फिर से आगे बढ़ें, यदि B P के बहुत निकट होगा तो B के जगह क्या आ जाएगा P, तो PF बराबर क्या हो गया CF का। अब PF बराबर CF का, तो इस CF के बदले क्या लिख सकते हैं, PC का आधा, तो PF बराबर क्या हो गया PC/2। अब चिन्ह परिपाटी से PF बराबर फोकस दूरी यानी -F, PC बराबर वक्रता त्रिज्या -R, तो इस तरह से PF बराबर PC/2, तो -F बराबर -R/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, F बराबर R/2 यानी R बराबर 2F। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को किस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है। आगे का क्लास के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसी चीज़ को उत्तल दर्पण में कैसे सिद्ध करते हैं। तो हम लोग पिछला प्रश्न में देखा कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F है ना, R बराबर 2F या फिर
अवतल दर्पण में F और R के बीच संबंध स्थापित करना। लेकिन अब जो प्रश्न है उसमें दर्पण चेंज हो रहा है। उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F, या फिर उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को हम लोगों को स्थापित करके दिखाना है। मतलब कुल मिलाकर के जो काम अवतल में हुआ अब वही काम उत्तल में होगा। तो अवतल के लिए अवतल दर्पण का व्यवहार करेंगे, जबकि उत्तल के लिए उत्तल दर्पण का व्यवहार करेंगे। तो M' एक अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसमें ये ध्रुव है, इसमें ये मुख्य अक्ष हो गया, इसमें ये आपतित किरण है जो दर्पण से टकरा करके इस दिशा में परावर्तित होती है अगर ये ऐसे जाए, और ये अभिलंब है ये इस प्रकार से। ये हो गया वक्रता केंद्र C और ये हो गया मुख्य फोकस F। ये A, इधर B, इधर C, C तो है ही, D, ये N। तो इस तरह से क्या लिखेंगे कि M' एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष CP के समानांतर AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के सतह B से टकराकर D दिशा की ओर परावर्तित होती है। NB अभिलंब है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको आंसर दे करके कि इसका उत्तर तो क्या लिखेंगे, M' एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। M' एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष CP के समानांतर AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के सतह B से टकराकर D दिशा की ओर तो D दिशा की ओर परावर्तित होती है। NB अभिलंब है। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर देखा क्या कि M' एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष CP के समानांतर AB एक आपतित किरण है जो दर्पण की सतह B से टकराकर D दिशा की ओर परावर्तित होती है। NB अभिलंब है। अब हम लोग देखेंगे कि परावर्तन के नियम से क्या कि एंगल ABN इक्वल टू एंगल NBD। क्यों? तो एंगल I बराबर एंगल R। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं चूँकि AB समानांतर CP, तो इसीलिए एंगल ABN बराबर एंगल BCF। क्यों? तो संगत कोण यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा? तो संगत कोण बराबर होते हैं। फिर आगे बढ़े, एंगल NBD इक्वल टू एंगल FBC क्यों बराबर होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण
ये कोण और ये कोण, तो ये एंगल आई तो ये एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आई यहाँ, ये दोनों संगत कोण, और ये कोण हो गया आर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3। इन तीनों समीकरण को देखने से ये समझ में आता है कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या समझ में आ रहा है। ध्यान से देखेंगे कि ए बी एन यहाँ एन बी डी के बराबर, ए बी एन यहाँ बी सी एफ के बराबर, उसके बाद ये एन बी डी किसके बराबर, एफ बी सी। तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो एंगल बी सी एफ बराबर एफ बी सी, बी सी एफ बराबर एफ बी सी, यानी ये और ये कोण क्या हो गया, बराबर। अब जैसा कि पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा था, मतलब पिछला जो सॉल्यूशन था उसमें हम लोगों ने देखा था, उसी को हम लोग आगे और लेकर के चलते हैं। क्या कि त्रिभुज बी एफ सी में यदि एंगल बी सी एफ बराबर एफ बी सी है तो क्या होगा, त्रिभुज बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो क्या होगा कि बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ का। अब जैसा कि पिछला सवाल में भी हम लोगों ने लिखा था कि बी पी के बहुत निकट हो, बहुत निकट हो तो क्या होगा, बी पी के बहुत निकट होगा तो पी के जगह पी, तो पी एफ बराबर क्या हो गया, सी एफ, यानी पी एफ बराबर सी एफ। फिर क्या लिख सकते हैं, पी एफ बराबर पी सी बटा 2। अब फिर चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या समझ में आ रहा है कि पी एफ बराबर फोकस दूरी तो एफ, पी सी बराबर वक्रता त्रिज्या यानी आर, तो इसीलिए चूँकि पी एफ बराबर पी सी बाई 2 तो एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2f। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उत्तल दर्पण में भी f बराबर आर बाई 2 को प्रमाणित किया जा सकता है। एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष CP के समानांतर AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के सतह B से टकराकर मुख्य दर्पण के सतह B से टकराकर D दिशा की ओर परावर्तित होती है। NB अभिलंब है, तो परावर्तन के नियम से चूँकि आपतन कोण और परावर्तन कोण है ये, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो अभिलंब से जो है 2 कोण बनता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो वो बराबर होते हैं। तो वही चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि एंगल ABN बराबर एंगल NBD, यानी कोण I बराबर कोण R। अब चूँकि AB समानांतर CP, इसीलिए क्या होगा, एंगल ABN बराबर एंगल BCF, यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, तो संगत कोण। फिर क्या देखते हैं, NBD बराबर FBC, ये कोण और ये कोण बराबर। क्यों बराबर, तो शीर्षाभिमुख, ऐसे और ऐसे शीर्षाभिमुख कोण बराबर। तो समीकरण 1, 2 और 3 से तीनों को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि BCF बराबर क्या हो जाता है, FBC। अब हम लोग देखते हैं BP के बहुत निकट है, तो त्रिभुज BFC में यदि BCF बराबर FBC तो क्या हो गया, त्रिभुज FBFC क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु होगा तो BF बराबर किसका हो जाएगा, CF का, यानी ये जो BF है ये किसके बराबर हो जाएगा, CF का। अब कह रहे हैं BP के बहुत निकट है, यानी ये जो B है P के बहुत निकट है, तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया, बराबर। अब अगर बराबर है तो PF बराबर क्या लिख सकते हैं, पूरे PC का आधा, तो PC का आधा। अब चिन्ह परिपाटी से PF बराबर फोकस दूरी, PF क्या है, फोकस है, तो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को F से इंडिकेट करते हैं।
PC बराबर वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, R से। तो यही यहाँ पर चिन्ह परिपाटी से ये R हो गया। अब जैसे कि पिछला सवाल में दोनों माइनस में था, इस बार दोनों प्लस में क्यों है? तो जैसे कि पिछला सवाल में मैंने बताया था ये अवतल दर्पण को कि ये सब यहाँ पर हो रहा था, अब ये चूँकि उत्तल में है तो ये दर्पण के पीछे हो रहा है। तो दर्पण के पीछे किधर हो गया, दाईं साइड यानी राइट साइड। तो राइट साइड में क्या होता है, क्वाड्रेंट में प्लस, इसीलिए F और R क्या हो गया, प्लस। तो PF बराबर PC/2, F बराबर R/2 यानी R बराबर 2F। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन किया। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि क्या क्या आज हम लोगों ने जाना कि किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य फोकस, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये सभी हम लोगों ने जाना। विभिन्न पद, इसके अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण सवालों को भी हम लोगों ने सॉल्व किया कि F बराबर R/2 अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के नाते मैं भी समझ सकता हूँ कि ये दोनों जो फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला को याद करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को ढंग से एकदम इत्मीनान से अगर देखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये दोनों प्रश्न आपको पीछे अगले आधा घंटा में, यानी जब से आप वीडियो देखेंगे तब से आधा घंटा के अंतर्गत, यानी पूरा वीडियो समाप्त होगा और आप ये दोनों याद कर चुके होंगे। ये मेरा ऐसा मानना है और मेरा विश्वास है आप लोगों पर। तो आज हम लोग देखें फिजिक्स का ये महत्वपूर्ण चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अगले क्लास में हम लोग इसको और भी आगे लेकर के चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से पढ़ते रहें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के ज़रिए बताएं ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना करके आप लोगों को और भी ज़्यादा डाउट को क्लियर कर सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।